गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का डीएसपी केमिस्ट्री स्टडी सेंटर में मैं वेलकम करता हूँ। दोस्तों, बहुत दिनों से आप सभी लॉकडाउन की वजह से अपने आप घर में लॉकडाउन आपने किया है। अभी अभी आपके 10वीं के एग्ज़ाम्स जो है वो कंप्लीट हो गए। कुछ पेपर्स आपके बाकी हैं, उसका क्या डिसीजन होने वाला है वो तो बाद में हमको पता चलेगा। रिजल्ट्स कब लगने वाला है ये आज हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको एक श्योरिटी है, आपको एक गारंटी है कि आप 101% 10th के एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई होने वाले हैं। मतलब आप 10th पास करके 11th में जाने वाले हैं, ये भी आपको पता है। और इसके बाद में आपको ये पता है कि हम 11th में जाने के बाद कौन सी फैकल्टी चूज करने वाला है, वेदर साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स। एज फार एज ओपिनियन इज कंसर्न, माई एक्सपीरियंस इज कंसर्न, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनका गोल अभी से डिसाइड हो गया है। मतलब आपको कौन सी ब्रांच में एडमिशन लेने का है 11th में, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस, ये आपने अभी से डिसाइड कर लिया है। तो जब जो मैं सोचता हूँ कि आपने ऐसा डिसाइड किया होगा कि आपको 11th साइंस में एडमिशन लेने का है, तो बच्चों 11th साइंस में एडमिशन लेने के बाद आपका गोल भी आपको मालूम है कि आपको कौन से एग्ज़ाम्स फेस करने के हैं, कौन से एग्ज़ाम्स आपको क्रैक करने के हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो सोचते हैं, या उनके पेरेंट भी सोचते हैं कि मेरे बच्चे को या मुझे, स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं, 12th के बाद JEE फेस करने का है, या तो नीट NEET फेस करने का है। महाराष्ट्र में के बच्चे अगर हैं तो वो सोचते होंगे कि हम MHT CET फेस करेंगे, या अलग अलग एग्ज़ाम्स, इसके और भी अदर एग्ज़ाम्स हैं। तो कौन से एग्ज़ाम्स आपको फेस करने की है, ये प्राइमरी आइडिया आपको है। और इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें 2 साल में क्या करना है, हम क्या कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं, ये हमको अभी सोचना है। तो ये लॉकडाउन की वजह से कम से कम 1 महीना भी हो गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने सोचा होगा या कुछ तो भी हम कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कुछ तो भी कर रहे होंगे। लेकिन जो कुछ भी आपकी करंट स्टेटस है, आपका आज का क्या स्टेटस है, जो कुछ भी होगा फॉरगेट इट। लेकिन आज से आप डिसाइड करो कि आने वाले 2 साल में हमको बहुत सारे एग्ज़ाम्स फेस करने के, जिनकी लेवल्स डिफरेंट होगी। तो ऐसे एग्ज़ाम फेस करने के लिए मोस्टली अगर आप साइंस को जाने वाले हैं तो आपको 4 सब्जेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिजिक्स है आपका, बाद में इसका केमिस्ट्री है, इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी। तो ये 4 सब्जेक्ट जो है आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो कुछ भी एग्ज़ाम आप फेस करने वाले हैं 2 साल के बाद, 12th के बाद, आपका फ्यूचर बनाने के लिए। तो इसमें से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है वो है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री आपको 11th में स्टडी करने का है, 12th में स्टडी करने का है। वेदर यू वांट टू फेस JEE, वेदर यू वांट टू फेस NEET नीट फॉर मेडिकल, JEE फॉर योर इंजीनियरिंग, MHT CET, जो कुछ भी एग्जाम आपको फेस करने के, ऑल ऑफ दीज 3 एग्जाम्स आर नेवर फेस्ड विदाउट केमिस्ट्री। मतलब ये तीनों एग्जाम को आपको अगर फेस करने का है, क्रैक करने का है, तो आपको केमिस्ट्री आना चाहिए।
बगैर केमिस्ट्री आप एग्जाम फेस नहीं कर सकते। तो दोस्तों इसीलिए मैं DS पाटिल मेरे चैनल DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर से आपके लिए कुछ वीडियोस देने वाला हूँ, जिससे ये 15 दिन या महीना या 2 महीने जो कुछ भी ये लॉकडाउन चलने वाला है, इसमें आपका केमिस्ट्री का जो बेस है वो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मतलब आने वाले दिनों में जो कुछ भी आप पढ़ने वाले हो, जो कुछ भी आप करने वाले हो, उसके लिए केमिस्ट्री अंडरस्टैंड करने के लिए आपको जो बेस चाहिए वो थोड़ा प्रिपेयर करने के प्रयास हम करेंगे यहाँ पे। तो दोस्तों जो कुछ बेसिक आइडियाज है केमिस्ट्री के बारे में वो यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं। इस तरीके में बहुत कुछ अलग आपको बताने वाला हूँ, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसी के हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, जो टॉपिक मैंने आज लेके किया है, हर रोज मैं अलग अलग टॉपिक आपके लिए लेके आऊँगा। आप हर रोज वो टॉपिक देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, इट्स अ वेरी सिंपल एंड दैट वन इज योर एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपने 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा, या 10th के आपके एग्जाम हो उसमें आपने पढ़ा होगा। व्हाट इज एटम? एटम क्या है? मेरे हिसाब से 8th में या 9th में आपने ये सेम चैप्टर देखा होगा। देखिए इसका जो बेसिक पार्ट है, जो आपको 11th में लगने वाला है, 12th में लगने वाला है, या जहाँ पे आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसके बाद भी उसके लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट बेसिक जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, ये आपको मैं आज बताने वाला हूँ। Here we consider the structure of atom. You all know that it's very simple. You all know that atom is made up of 2 parts. कौन सा भी एटम है, कौन सा भी एलिमेंट का एटम है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ योर मैटर। मैटर का सबसे स्मॉल पार्ट जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, विच इज इंडिविजिबल, इस पार्ट को हम बोलते हैं एटम। नाउ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम और हाउ द एटम इज मेड अप। स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंसिस्ट ऑफ 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। वो आपको मालूम है, स्ट्रक्चर हैविंग 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स। इन दैट फर्स्ट पार्ट इज योर न्यूक्लियस and plus second part is your extra nuclear part। देखो कौन सा भी एटम जो है वो 2 पार्ट्स से बना है। पहला जो पार्ट है उसमें का वो है न्यूक्लियस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज हार्ट ऑफ योर एटम, एंड दिस वन इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ न्यूक्लियस? What is the location of extra nuclear part? At the center there is a presence of nucleus, and beside the center जो part है उस part को हम बोलते हैं extra nuclear part। मतलब अगर आप structure of atom निकालना चाहिए तो हम इस तरह से उसको represent करते हैं। At the center there is positively charged nucleus। center में positively charged nucleus है, और beside the center दिस वन इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस, और इसके साइड में जो कुछ भी है दैट वन इज योर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। नाउ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेल्स। ये जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें डिफरेंट सेल्स है। दिस वन इज योर फर्स्ट सेल, दिस इज द सेकेंड सेल, दिस इज द थर्ड सेल, अगर में this is the 4th cell, again this one is the 5th cell। It's very simple। देखो ये सेल्स हमने निकाली है। सब सेल्स जो है वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है। उसको हम नंबरिंग करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस 1 2 3 4 5। These cells
are also represented as, ये cells को represent करेंगे K, first cell is your K, then L, M, N, this one is the O. बहुत सारे इसके आगे भी cells हैं. तो देखो 1 2 3 4 5 K L M N O. This is the representation of cell, and this is a simple structure of your atom. This is a complete cell. It is spherical. Okay, मैंने यहाँ पे short दिखाया है ऐसे. तो देखो ये जो cells हैं वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में प्रेजेंट है, and at the center there is a nucleus. This one is your nucleus. Now if you consider the nucleus, it is very important. Listen carefully. If you consider the nucleus consists of two fundamental particles. Nucleus में दो fundamental particles होते हैं. One of them is your protons and second one is your neutrons. Protons and neutrons. ये जो extra nuclear part है जिसमें cells present है, these cells, in these cells the electrons are present. In cells electrons are present. That means atom having three fundamental particles, or atom is composed of three fundamental particles. बहुत सारे particles हैं, इसमें से हम three fundamental particles यहाँ पे देखने वाले हैं. तो first fundamental particle is your electron, second one is your proton, and third one is your neutron. These are the three fundamental particles: electron, protons and neutron. तो दोस्तों these three fundamental particles are discovered by the different scientists. If you consider the very first fundamental particle, and that one is your electron. अगर आप electron की discovery देखेंगे, then electrons are discovered by Sir J.J. Thomson. Sir J.J. Thomson ये जो scientist है उसने electron discovered. Note down that Sir J.J. Thomson discovered the electron. Similarly, if we consider the next fundamental particle, that means your proton. Protons were discovered by E. Goldstein. Goldstein ये जो scientist है उसने proton को discover किया. Sir J.J. Thomson electron, E. Goldstein proton discover, and third fundamental particle, and that one is your neutrons. Neutrons are discovered by James Chadwick. Chadwick जो scientist है उसने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया. सर जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन्स, E. Goldstein protons, James Chadwick neutron. Okay. Now these are fundamental particles. Where these are present, already you know the location. Electrons are present in the extranuclear part in the different cells which are revolving in the different cells. Protons and neutrons are located in the nucleus. Nucleus is present at the center. Okay. उसके बाद में how these fundamental particles are represented. Electrons are represented by E. Small e जो alphabet है. By using that you can represent the electrons. जैसे हमने electrons को represent किया, in the same way how the protons are represented. Proton is represented by P, and similarly neutron is represented by electrons, protons and neutrons. Which charge is carried by these fundamental particles? ये जो fundamental particles पे कौन सा charge रहता है? Here electrons carries a unit negative charge. Electron पे सिर्फ एक negative charge रहता है, उसे बोलते हैं unit negative charge. What about the protons?
Your proton carries a unit positive charge. एक पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन पे रहता है. एंड अगर आप न्यूट्रॉन के बारे में सोचेंगे, then neutron is a chargeless particle. It do not carry any charge. It's a neutral. It do not having any charge. Now if you consider the atom consists of electrons, protons, neutron, means negatively charged particles, positively charged particles, neutral particles. तो एटम पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज? Atom is electrically neutral. Why atom is electrically neutral? Though it contains negatively charged particle, though it contains positively charged particle, beside this it's a neutral. Atom is electrically neutral. Why? Because number of electrons, means number of negative charges present in an atom are exactly equal to the number of पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स मीन्स प्रोटॉन्स. जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जितने भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, सेम क्वांटिटी, सेम नंबर्स पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स का है. तो दोनों अगर सेम है, नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज, अगर दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो उसकी सम आएंगी 0. दैट्स व्हाई हियर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इन नेचर. तो देखो दोस्तों, ये हो गया उनका रिप्रेजेंटेशन. इसकी डिस्कवरी भी हमने देख लिया. इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन बाय ई गोल्डस्टाइन एंड न्यूट्रॉन बाय जेम्स चैडविक. नाउ व्हाट इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स? ये तीनों जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है, उनका मास क्या है? Is they having any mass or not? Because these are very small particles. एटम खुद बहुत स्मॉल है, हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते हो, और उसमें ये फंडामेंटल पार्टिकल है, मतलब इनकी साइज एटम से भी बहुत कम है. देन इज देयर एनी मास एसोसिएटेड विद दिस पार्टिकल? ये जो पार्टिकल है उसको कुछ मास है भी या नहीं? दोस्तों, यस, इज हैविंग द मास. इफ यू कंसीडर द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे मैं लिख रहा हूं, if you consider the mass of electron, very first fundamental particle electron, इसका mass, exact mass of electron is 0.00055 AMU. अगर दिन में 0.00055 AMU. AMU का मतलब होता है atomic mass unit. Atomic mass unit. This AMU can be replaced by just U. AMU is replaced by U, humans unified mass, or it can be represented as DA. DA का मतलब होता है डाल्टन. तो ये हो गया यूनिट for the mass of electron, 0.00055 AMU. तो आप सोचेंगे कि AMU अगर मास है, जनरली हम मास अगर मेजर करते हैं तो हम क्या यूनिट यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज योर ग्राम्स और किलोग्राम्स और मिलीग्राम्स. Therefore here, in case of grams, kilograms or milligrams, what is the mass of the electron? Electron having the mass 9.108 into 10 raised to minus 31 kilograms. This is the mass of the electron in kilogram. Kilogram, इसका कन्वर्ट हम ग्राम में कर सकते हैं, मिलीग्राम में भी कर सकते हैं. ओके, अगर में now here generally the mass of electron is expressed in terms of atomic mass unit, unified mass, Dalton, and as electron having the very negligible mass 0.0003 times 0 there is, then 55, therefore its mass is considered as very negligible. That's why it is 0. Therefore electron is completely represented like this. Electron which carries -1 charge, unit negative charge, and mass of
0 यूनिट. नाउ कंसिडर द प्रोटॉन्स. ऑलरेडी हमने देख लिया कि प्रोटॉन्स कैरीज अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज. देन व्हाट इज द मास ऑफ प्रोटॉन? जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हमने देखा 0.00055 mu. Similarly, if we consider the mass of proton is 1.0073 AMU. अगर आप AM यूज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप U यूज कर सकते हैं, यूनिफाइड मास या तो डाल्टन. ये हो गया आपका मास ऑफ प्रोटॉन इन एटॉमिक मास यूनिट. अगर इस AMU को हम किलोग्राम्स पे कन्वर्ट करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया इलेक्ट्रॉन का मास किलोग्राम में, in the same way if you want to convert the mass of proton in kilogram, then it is 1.672 into 10 raised to minus 27 kilograms. तो अब इसका मास जो है 1.0073 AMU है. Just it is for your convenience, it is considered as 1. Therefore, protons are represented as +1 charge and mass of 1 unit. ये जो है एक फ्रैक्शन हमने निगलेक्ट कर दिया है, just mass of 1 unit. AMU में उसका मास है. या तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं H हाइड्रोजन 1 प्रोटॉन कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2 डिफरेंट वेज, P और H. करेक्ट? ये हो गया प्रोटॉन का. लास्ट फंडामेंटल पार्टिकल है आपका न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन कैरीज विच चार्ज? 0 चार्ज. इट इज चार्जलेस. ये हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया. व्हाट अबाउट द मास? अगेन मास इज 0? नो. द मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का जो मास है इट इज नियरली इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का मास नियरली सेम है. जैसे हमने यहाँ पे देख लिया प्रोटॉन का मास क्या है 1.0073. जस्ट इट इज स्लाइटली ग्रेटर देन द मास ऑफ प्रोटॉन. अगर न्यूट्रॉन का मास देखेंगे हम तो न्यूट्रॉन का मास है हियर द मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0087 AMU. Mass of neutron is 1.0087 AMU. किलोग्राम में भी हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं. जस्ट इट इज 1.674, just slightly greater, 10 raised to minus 27 kilograms. तो देखो तीनों फंडामेंटल पार्टिकल जो है उनका मास हमने देख लिया. अगेन हियर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.0087. अगेन दिस फ्रैक्शन इज निग्लेक्टेड. इसको हम अगर निग्लेक्ट कर देंगे इसका मास क्या हो जाएगा? अगेन इट इज योर 1. तो देखो दोस्तों तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स हाउ these are represented: electron, this proton and neutron. In this way we can represent the fundamental particles. Now if you observe these 3 fundamental particle, electron having negligible mass, इसलिए हमने इसको 0 कंसिडर किया. प्रोटॉन का मास 1, न्यूट्रॉन का मास भी 1. और we know that where the protons and neutrons are present, protons and neutrons are present in the nucleus. Here the protons and neutrons are present. Therefore whole mass of the atom is concentrated into the nucleus. ये जो मास है वो टोटली न्यूक्लियस में कॉन्सेंट्रेट है. अगर आपको एटम का मास निकालने का है तो बहुत सारा मास, मतलब ऑलमोस्ट ऑल मास ऑफ द प्रोटॉन इज टोटली ड्यू टू न्यूक्लियस. बिकॉज न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन से सिर्फ. और इलेक्ट्रॉन का मास क्या है? इलेक्ट्रॉन का मास है निग्लिजिबल 0. करेक्ट? होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड इनटू द न्यूक्लियस. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1837 टाइम लेस, 1837 टाइम लेस देन द मास ऑफ योर प्रोटॉन. प्रोटॉन का मास और इलेक्ट्रॉन का मास अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों का मास, तो इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो 1837 टाइम लेस देन योर मास ऑफ द प्रोटॉन. मतलब हम इलेक्ट्रॉन 183 टाइम्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन हम इकट्ठा करेंगे? 1837 इलेक्ट्रॉन जब एक प्रोटॉन
तैयार होने वाला है, जब एक प्रोटॉन का मास उसके बराबर आने वाला है. इट्स वेरी negligible, that's why it is neglected. The total mass of the atom is concentrated into the nucleus. So you have fundamental particle, how these are discovered, how these are represented. Now here if you consider the another important characteristic of your atom, then already हमने यहाँ पे देखा atom consists of different cells. Cells are represented by K, L, M, N, O and so on. Correct? Similarly, numbering can be done from nucleus. Very first cell is 1, 2, 3, 4 in this way. But it's a very दिखने में बहुत simple है. लेकिन अगर आप structure of atom देखेंगे तो every cell, these are the cell 1 2 3 4 5 K, L, M, N, every cell, हर एक सेल जो है it is made up of, it is composed of सब सेल. हर एक सेल में सब सेल्स होते हैं. देखेंगे हम कि हर एक सेल में कौन से सब सेल होते हैं. नाउ कंसिडर, देखो स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपके सामने. वेरी फर्स्ट सेल विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, that one is represented by the alphabet K, then second one is your L, third one is your M, then N and so on. Correct? Now consider which subcells are present into the main cells, that is K, L, M, N. Now consider cell number. This cell number is also called as PQN. PQN का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. आगे जाने के बाद 11वीं में ये सब आपको पता चलेगा व्हाट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. 4 क्वांटम नंबर होते हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वांटम नंबर. सेकेंड वन इज योर एजिमिथल क्वांटम नंबर. थर्ड होता है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ होता है आपका स्पिन क्वांटम नंबर. ओके, तो ये आगे जाने के बाद आपको पता चलने वाला है. देखो सेल नंबर, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. देन दिस इज द मेन सेल एंड व्हिच सबसेल्स आर प्रेजेंट इन दैट मेन सेल. एंड नाउ कंसिडर the cell capacity. What is the meaning of cell capacity? How many electrons are accommodated in that cell? This is called as the cell capacity. तो दोस्तों very simple. मेन सेल कौन सा है, उसमें कौन सी सब सेल है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, आपको सब पता चल जाएगा. अभी जो मैं बताने वाला हूँ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है केमिस्ट्री का, तो इसमें नेक्स्ट वीडियो में ये सब पार्ट में यूज करने वाला हूँ. तो रिमेंबर इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें आपको ये यूज करना है, इसलिए अभी ध्यान से सुनो. वीडियो ऑफ मोर देन वन टाइम देखो, सुनो. जो कुछ भी ब्लैक बोर्ड का राइटिंग है वो आप खुद कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. तो लिसन यार, सपोज यार इफ यू कंसीडर सेल नंबर 1, देखो यहाँ पे सेल नंबर 1 मैंने लिखा है. सेल नंबर 1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, मतलब दिस इज मेन सेल के. और ये सेल नंबर 1 जो है जिसे हम के से रिप्रेजेंट कर ले, दैट सेल नंबर 1 हैविंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1. इसके बारे में ज्यादा मत सोचो अभी. पहली सेल जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 है. नाउ द क्वेश्चन इज which subcells are present in the main cell K. जो main cell K है उसमें कौन से सबसेल्स प्रेजेंट है, कितने सबसेल्स प्रेजेंट है. दोस्तों यहाँ पे वेरी सिंपल लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूँ. आपको हमेशा वो याद रखना है. अगर वो आप याद रखेंगे तो यहाँ पे आपको सब समझ में आ जाएगा. तो भाई मेन सेल जो K है, K सेल का नंबर क्या है 1. जो नंबर उसका है
उतने ही सब सेल उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर में मतलब के सेल का नंबर है 1 तो इसमें एक ही सब सेल प्रेजेंट है, और एक जो सब सेल प्रेजेंट है वो है एस। वेरी सिंपल। अगर सेल का नंबर 5 है तो उसमें 5 सब सेल आ जाएंगे। अगर सेल का नंबर 10 है तो उसमें 10 सब सेल आ जाएंगे। अगर में तो देखो पहली सेल के उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 1 और उसमें नंबर ऑफ सब सेल भी 1, करेक्ट। और ये जो पहली सब सेल उसमें प्रेजेंट, दैट वन इज रिप्रेजेंटेड एज एस। तो व्हाट अबाउट द सेल कैपेसिटी? हमने 9th में देखा है या 10th में आपने देखा होगा, सेल कैपेसिटी इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला 2n²। अब ये 2n² क्या है? इस सेल में हम कितने इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम कितने इलेक्ट्रॉन उस सेल में फिल कर सकते हैं, वो इसकी कैपेसिटी है। एंड दैट कैपेसिटी कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फार्मूला 2n²। तो देखो दोस्तों यहाँ पे 2n² में n का मतलब क्या है? n का मतलब है उस सेल का जिसकी कैपेसिटी आपको कैलकुलेट करने की है, वो सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मतलब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट वन इज नथिंग बट योर n मींस योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। फर्स्ट सेल की कैपेसिटी अगर आपको कैलकुलेट करने की है तो यहाँ पे हम n की वैल्यू पुट अप कर सकते हैं 1। देयरफॉर फॉर द फर्स्ट सेल 2 into 1² 1² होगा आपका 1 into 2 that is 2 means in first cell you can accommodate maximum 2 electron। मतलब फर्स्ट सेल जो है के सेल जो है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। अगर में नाउ कंसीडर द सेकंड सेल। अब ये सेल नंबर सेकंड है इसीलिए उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 2 हो गया। मतलब इस सेकंड सेल की n की वैल्यू आ गई 2। सेकंड सेल हम रिप्रेजेंट करते हैं L से। मैंने पहले आपको बता दिया कि सेल में सब सेल कितने होते हैं, तो ये सेल में सब सेल कितने होने वाले हैं? जो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो उसका नंबर है L सेल का नंबर है 2। दैट्स व्हाई हियर 2 सब सेल्स आर प्रेजेंट इन L सब सेल, L सेल। तो L जो सेल है उसमें 2 सब सेल कौन से है? तो फर्स्ट सब सेल इज ऑलवेज S। पहली जो सब सेल होती है वो हमेशा S ही होती है, और दूसरी जो सब सेल है वो होती है आपकी P सब सेल। अभी S P कहाँ से आया? 10th में हमने पढ़ा है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। उसमें पीरियोडिक टेबल में आपने देखा होगा 4 ब्लॉक्स है। एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड को जो है वो आपका S ब्लॉक है, एक्सट्रीम राइट हैंड साइड को जो है वो आपका P ब्लॉक है, सॉरी P ब्लॉक। मिडल में जो है S और P के मिडल में जो है वो आपका D ब्लॉक है, और एट द बॉटम आप देखेंगे तो वहाँ पे 2 रोज है, लैंथेनस एक्टिनस उसको बोलते हैं हम, वो F ब्लॉक है। अगर में तो वो जो ब्लॉक है SPDF यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, तो सेकंड सेल L, इसका नंबर 2 है, इसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी 2 है, इसीलिए उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 ही सब सेल हो सकते हैं। ओके, S एंड P। उसकी कैपेसिटी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 into n की वैल्यू हम 2 डालेंगे। अभी 2 into 2 स्क्वायर क्या होगा? 2 स्क्वायर मतलब 4, 4 into 2 दैट इज 8 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड सेल की कैपेसिटी आ गई आपकी 8 इलेक्ट्रॉन की। ओके, नाउ वेरी सिंपल, थर्ड वन इज, थर्ड सेल आपकी M। तो इसका नंबर 3 है, उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 है, तो उसमें 3 सब सेल हो जाएगा। कौन से? S P and D। व्हाट इज द कैपेसिटी? 2 into 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा आपका 9, 9 into 2 that is 18 electrons। Here in third cell there are 18 electrons। Then fourth one is N cell। उसमें 4 सब सेल आ जाएंगे, उसका नंबर 4 इसीलिए S P D F। अगर n की वैल्यू हम 4 पुट अप करेंगे तो 4 स्क्वायर क्या होगा आपका? 16, 16 into 2 दैट इज
32, तो यहाँ पे आ गया आपका 32 इलेक्ट्रॉन, मतलब फोर्थ सेल जो है उसमें मैक्सिमम यू कैन अकोमोडेट 32 इलेक्ट्रॉन। चौथी सेल में आप ज्यादा से ज्यादा 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हैं। देन फिफ्थ सेल इज ओ सेल, हमने वहां पे रिप्रेजेंट किया है। अभी देखो यहाँ पे सब सेल तो हमने देख लिया, एस 4 सब सेल इसमें आने वाली, इसमें 1 सब सेल, 2 सब सेल, 3 सब सेल, 4 सब सेल, एसपीडीएफ। अभी तो पीरियोडिक टेबल भी खत्म हो गया, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक्स हैं? देयर आर ओनली 4 ब्लॉक्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, और चारों हमने यहाँ पे यूज कर लिया है। देन व्हाट हैपेंस हियर? अभी तो मैंने आपको बताया जो सेल का नंबर है, जो सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, देखो ओ सेल जो है उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 5, मतलब n की वैल्यू है 5, therefore it should contain 5 सबसेल। तो इसमें कितने सबसेल है? 5 सबसेल, 5 होने ही चाहिए, और आपके पास तो 4 ही है। तो फिफ्थ सबसेल जो है that one is your, देखो फर्स्ट S, then P, then D, then F, and fifth one is your G सबसेल। तो दोस्तों आने वाले दिनों में शायद 10 साल, 20 साल, 25, 50 साल के बाद, अभी हमने देखा है कि 118 एलिमेंट्स आर टोटली डिस्कवर्ड, टोटली नोन एलिमेंट्स। अगर और ज़्यादा एलिमेंट डिस्कवर होते हैं, आप भी कर सकते हैं, आगे जाके आप साइंटिस्ट हो सकते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर बढ़ जाते हैं तो नया ब्लॉक हमको तैयार करना पड़ेगा। जैसे अभी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल विच वाज गिवन बाय मोस्ले इन 1913, उसमें 4 ही ब्लॉक है, और आज तक की जो भी एलिमेंट डिस्कवर हो गए वो वहाँ पे कंप्लीटली अकोमोडेट हो गए समझो। तो उसके आगे अगर एलिमेंट डिस्कवर होते हैं तो हमको और एक नया ब्लॉक बनाना पड़ेगा। तो नया ब्लॉक जो है वो सोचो आप, नया ब्लॉक कौन सा आने वाला है? दैट वन इज योर जी ब्लॉक आने वाला है। ओके, हियर फिफ्थ सेल ओ सेल, उसमें 5 सबसेल, जो भी सेल नंबर है उतने ही सबसेल उसमें होते हैं। अगर हमने छठा सेल यहाँ पे डाल दिया था तो उसमें भी 6 सबसेल हो जाते हैं, बराबर है। नाउ व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ फिफ्थ सेल? 5वां जो सेल है, फिफ्थ सेल जो है ओ सेल, उसकी कैपेसिटी क्या है? जस्ट यूज दिस फार्मूला, ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, 2 into 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर मतलब 25 हो गया, 25, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 2, 25 इंटू 2, 25 इंटू 2 दैट इज 50 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे 50 इलेक्ट्रॉन्स कैन बी अकोमोडेटेड, ज्यादा से ज्यादा फिफ्थ सेल जो है उसमें 50 इलेक्ट्रॉन्स जो है हम फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका मेन सेल, सब सेल, उसकी कैपेसिटी क्या है, करेक्ट। अभी एलिमेंट्स जो है, फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, देन हीलियम, लिथियम, ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अप टू 118। उसमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होने वाला है, क्योंकि हर एक इसमें आपको मालूम है ये सेल्स होने वाले हैं, तो हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे फिलअप करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। जो आपने 10th तक पढ़ा होगा, अगर आपको पूछा गया व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, तो आप सभी को मालूम है 281, करेक्ट। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। इससे भी डीप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, क्योंकि जो सेल्स है वो सेल्स के हिसाब के आपने बता दिया कि फर्स्ट सेल के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो सेकंड सेल है एल सेल उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, सोडियम का जो थर्ड सेल है एम सेल उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो सेल के हिसाब से हो गया, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन बाय यूजिंग सबसेल, हर एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं वो हमको देखने हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मेन सेल और उनकी कैपेसिटी आपको पता है। नाउ इफ यू कंसीडर दीज सबसेल, अगर आप एस सबसेल देखेंगे, हर एक इसमें एस सबसेल दिख रहा है आपको, तो एवरी एस सबसेल, वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडर, एवरी एस सबसेल वेदर इट इज फ्रॉम फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड, फोर्थ, ये जो एस सबसेल है हर एक इसमें कौन सा भी एस सबसेल अगर आप देखेंगे तो उसमें मैक्सिमम इट कैन अकोमोडेट 2 इलेक्ट्रॉन। उसमें ज्यादा से ज्यादा कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स में आते हैं,
मतलब s की कैपेसिटी जो है वो 2 ही इलेक्ट्रॉन की है। अगर आप p के बारे में सोचेंगे, p सबसेल, तो p सबसेल की कैपेसिटी है 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब p में ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। मतलब a अगर p है तो भी इसका p, कौन सा भी p सबसेल, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। अगर आप d सबसेल कंसीडर करेंगे तो उसकी कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन की, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हम डी में डाल सकते हैं। अगर ये डी है, इसका डी है या इसका डी है, ज्यादा से ज्यादा 10 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर आप F के बारे में सोचेंगे तो F हैविंग मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन, F में ज्यादा से ज्यादा 14 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं। तो ये हो गया देखो आपको S या P या D या F। What about the G? G के बारे में क्या? S में 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन, F में 14 इलेक्ट्रॉन। अगर आप G के बारे में सोचेंगे, मतलब ये भैया देखो G मैंने दिखाया है, अगर ये G के बारे में आप सोचेंगे तो G सबसेल हैविंग द कैपेसिटी टू अकोमोडेट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन, ज्यादा से ज्यादा वो 18 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। देखो अभी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे S की कैपेसिटी कितनी है, S हैविंग द कैपेसिटी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। उसके आगे अगर P देखेंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब कितने बढ़ गए, 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। P से हम अगर D तक आएंगे तो और 4 इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, मतलब 6 के 10 हो गए। D से हम F तो 10 के 14 हो गए और 4 बढ़ गए, और F से हम अगर G तक जाएंगे तो और 4 इलेक्ट्रॉन्स में आपको बढ़ते दिखेंगे। तो हर एक सबसेल में 4-4 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, करेक्ट। इससे 4 ज्यादा और 4 और 4 और 4। देखो अभी सब सबसेल की कैपेसिटी आपको मालूम है। नाउ वी कंसीडर द टोटल कैपेसिटी, यू नो दैट, आपको मालूम है कि वो सेल में टोटल कैपेसिटी कितनी है। देखो अभी यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन है, आ गए इधर 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 6 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो हो जाएंगे 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे देखो 2 + 6 10 इलेक्ट्रॉन D में है आपके, तो ये 10 हो गया आपके 18 इलेक्ट्रॉन, वेरी सिंपल। यहाँ पे देखेंगे तो 2 + 6 + 10 + 14, अगर इस सम आप करेंगे तो उसका सम आ जाएगा आपका बराबर 32। यहाँ पे भी देखो 2 + 6 + 10 + 14 + 18, ये सब 5 सबसेल जो है S P D F G, 5 जो सबसेल है उनकी सम अगर हम करेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 50 में। तो दोस्तों हिसाब से हर एक सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, हर एक सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आपको मालूम है। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम का, पोटेशियम का या जो कुछ भी एलिमेंट है उसका अगर पूछा जाएगा तो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हम पहले देते हैं, 10वीं में हम देते थे, सोडियम का अगर पूछा जाएगा तो क्या बोलते थे आप, 281। तो इसको थोड़ा अलग तरीके से हमको अभी बताने का है, क्योंकि हम अगले स्टैंडर्ड में अब जाने वाले हैं, हमको अगले स्टैंडर्ड्स के एग्जाम फेस करने के, हायर लेवल के एग्जाम हमको फेस करने के थे। देन हाउ दिस इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू डिफरेंट सेल्स एंड डिफरेंट सबसेल, कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में ये आपको मेमोराइज होना चाहिए, करेक्ट। तो वीडियो पॉज करके आपको ये लिख लेना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको देखेंगे, यही हम यूज करेंगे, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू द डिफरेंट सेल्स एंड सबसेल्स ऑफ एन एटम। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। हर एक दिन मैं आपके लिए ऐसा ही वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। बहुत बेसिक पार्ट हम यहाँ पे देखने वाले, मतलब आप 11वीं में या उसके 12वीं में जाएंगे तो ये सब आपको यूटिलाइज करना है, यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, उसको शेयर करो, और मेरा जो चैनल है
DSP केमिस्ट्री स्टडी सेंटर, उसको सब्सक्राइब करने का मत भूलो। उसको आप सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट लक।